नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मंगलवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड के 10 दफ्तरों पर छापा मारा। छापेमारी की कार्रवाई का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। जब छापा चल रहा था, ईडी की कार्रवाई चल रही थी, तो बाहर प्रदर्शन हो रहे थे। किसी मीडिया के व्यक्ति ने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता का जो जवाब था उसी से मैं आज की बात शुरू करूंगा। उसने कहा कि ये कोशिश हमारे नेताओं का मनोबल तोड़ने के लिए हो रही है। उसकी बात से मैं सहमत हूँ। मनोबल क्यों तोड़ा जा रहा है? मनोबल इसलिए तोड़ा जा रहा है कि भ्रष्टाचार करने के बाद भी मनोबल अगर बढ़ा हुआ हो तो उसको तोड़ना ज़रूरी होता है। देश विरोधी, और ये मैं गांधी परिवार के लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, जो देश विरोधी तत्व हैं उनका समर्थन करना, जो देश विरोधी हरकतें करते हैं उनका साथ देना और उनको संरक्षण देना, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हो तो उसको तोड़ना ज़रूरी है। इस समय पूरे विपक्षी खेमे में बहुत हड़कंप है, बड़ी समस्या है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और ये हड़कंप, ये समस्या और ये हताशा, ये निराशा की वजह क्या है? धीरे धीरे 2024 नज़दीक आ रहा है, 2024 यानी लोकसभा चुनाव। उनको ये लग रहा है कि जो परिस्थिति अभी देश में दिखाई दे रही है उसमें अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सत्ता में आना तय है। बीजेपी इस बात की कर रही है कि सीटें अभी जितनी हैं 303, इससे कितनी बढ़ेंगी, घटने की तो बात ही नहीं हो रही है। और जो सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह की फील्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सब इस ओर इशारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए उसकी परिस्थिति क्या है जनता के बीच में, उसका होता है विपक्षी खेमे में किस तरह का माहौल है। अगर विपक्ष हताश और निराश है तो आप समझिए कि सत्तारूढ़ दल की स्थिति अच्छी है। अगर विपक्ष उत्साहित है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है, तो समझिए सत्तारूढ़ दल की स्थिति खराब है। तो ये इसका प्रमाण जो है कि भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की स्थिति क्या है देश में, इसका सबसे बड़ा प्रमाण विपक्षी दलों का खेमा है। आप बीजेपी की ओर न देखिए। बीजेपी 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन के बोर्ड में रहती है, संगठन का काम करती है, संगठन को चुस्त दुरुस्त करती रहती है। वो किसी भी समय आराम का जो है, उनके टाइम टेबल में कोई समय नहीं है कि अब इतना कर लिया तो आराम करेंगे, ये चुनाव जीत लिया तो आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा है नहीं। विपक्ष के पास काम करने का, उनके टाइम टेबल में काम करने का कोई टाइम नहीं है। उनके लिए सिर्फ अपने नेताओं की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की चिंता है। लेकिन ये हड़कंप है क्यों? 2024 नज़दीक आ रहा है, लेकिन 2024 से पहले 11 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हैं। इन 11 प्रदेशों में से 5 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है अपनी, और 2 में मिलीजुली सरकार है, 4 में विपक्षी दलों की सरकार है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए 7 राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना है और विपक्ष को केवल 4 राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना है। और ये 4 राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिज़ोरम नॉर्थ ईस्ट का जो प्रदेश है। उसके अलावा 2 प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के और हैं जिनमें 2023 में चुनाव होना है, वह है मेघालय और नागालैंड। दोनों में बीजेपी जो है गठबंधन की सरकार में शामिल है। इसके अलावा जो बड़े प्रदेश हैं, अभी 2022 में होना है चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा जो है तेलंगाना, त्रिपुरा, इन राज्यों में चुनाव होने वाला है। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उसमें बीजेपी की एक तरह से प्रतीक्षा है कि पिछले 8 सालों में उसने जो काम किया है उसका मूल्यांकन होगा, उसका मूल्यांकन जनता करेगी। तो 7 राज्यों में अगर 11 में से 7 में बीजेपी की सरकार हो तो विपक्ष के लिए ये अच्छा अवसर होना चाहिए। उनके लिए जो है ये सुनहरा अवसर होना चाहिए कि पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का राज्य में 5 साल की सामना कर रही है। और उसके अलावा अलग अलग राज्यों की बात करें तो एक तरह से गुजरात जैसे राज्य में कहिए तो 32 साल से
शुरू के 5 साल 90 से 95 चिमन भाई पटेल के साथ गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद से बीजेपी की लगातार सरकार है। बीच में 1-1.5 साल जो राष्ट्रपति शासन और शंकर सिंह वाघेला का शासन रहा, उसको छोड़ दें तो ऐसे में विपक्ष में जहां इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही हो, जहां अभी इस बात का फैसला हो कि नॉर्थ ईस्ट में भाजपा अपना पैर पूरी तरह जमा पाई है या नहीं। दूसरा, 8 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी। ऐसे माहौल में किसी भी विरोधी दल के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर विपक्षी खेमे में खलबली है, निराशा है, उसकी वजहें बहुत सारी हैं। पहली बात देखिए कि विपक्षी दल जो भी होता है और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आम लोगों की नाराज़गी को हवा देना चाहता है, उसको बढ़ावा देना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि नाराज़गी हो तब तो। महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसकी मार सब पर पड़ती है। महंगाई से, और इस समय देश में महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और महंगाई बढ़ रही है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता, और उसका असर हो रहा है लोगों पर, ये भी सही है। इसके बावजूद लोग नाराज़ नहीं, सरकार के खिलाफ खड़े होने को तैयार नहीं है। विपक्ष की इससे बड़ी असफलता और सत्तारूढ़ दल की इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है कि सत्तारूढ़ दल महंगाई बढ़ने का, आपकी परेशानी बढ़ाने का जो भी उसका जस्टिफिकेशन है वो देने में, समझाने में कामयाब है। लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ हमारी आप पर जो महंगाई की मार पड़ रही है, उससे नुकसान हो रहा है, इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ये समझाने में नाकाम। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण बड़ा है, और बड़ा है वो ये कि ये जो इकोसिस्टम बना हुआ था लेफ्ट लिबरल बिरादरी का, कांग्रेस पार्टी का और कई पार्टियों का, समझिए कि उनके लिए ये उनके सामने अस्तित्व का खतरा जैसा है कि अभी तक तो उनको इस बात का संतोष था कि भले ही सरकार हमारी ना हो, सिस्टम हमारा है। लेकिन अब धीरे धीरे वो सिस्टम बदल रहा है, इसलिए उनकी चिंता बढ़ रही है। उनको लग रहा है कि अगर 2024 जो है चूक गए तो इसका मतलब 7 साल और मोदी सरकार, 7 साल और भाजपा की सरकार, 7 साल और उस सिस्टम को बदलने का समय है। और इन 7 सालों में बीजेपी से और मोदी से लड़ कौन रहा है? भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे नेता, पार्टियां और परिवारवादी पार्टियां, वंशवादी पार्टियां। जो वंशवाद के खिलाफ जिस तरह का माहौल देश में बन रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से प्रोएक्टिव ढंग से बीजेपी काम कर रही है, वो निश्चित रूप से एक दोहरी मार है सारे विपक्षी खेमे के लिए। लेकिन बीजेपी की कुछ कमज़ोरियां भी नज़र आती हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ बहुत प्रोएक्टिव ढंग से काम कर रही है। ये जो आपको ईडी के छापे, मुकदमे, एफआईआर और ये चार्जशीट, ये सब दिखाई दे रहा है, ये इस बात का संकेत है कि टॉप लीडरशिप ने देश की तय कर लिया है कि भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जहाँ मिलेगा, जहाँ पता चलेगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसी तरह से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, कारगर लड़ाई चल रही है, उसको और बेहतर बनाने, सुदृढ़ बनाने का काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से लेफ्ट लिबरल बिरादरी आतंकवादियों, देश विरोधी तत्वों, जैसे ताज़ा उदाहरण पीएफआई का ले लें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देश में इस समय सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की जितनी कोशिशें जहाँ जहाँ भी हो रही हैं, दंगा कराने की जो भी कोशिशें हो रही हैं, आतंकवाद बढ़ाने की जो भी कोशिशें हो रही हैं, उसके पीछे पीएफआई नज़र आता है। पीएफआई को कवर देने वाले, उसकी हरकतों को जस्टिफाई करने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई है, या अभी तक उसने करने की ज़रूरत नहीं समझी। इसके अलावा एक तरफ ये ताकत दिखती है, ये मजबूती दिखती है और ये दृढ़ इच्छा शक्ति दिखती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखती है। दूसरी तरफ सीए और एनआरसी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको भाजपा ने बड़ी शिद्दत के साथ उठाया। सीए का जब कानून बना था तो संसद की बहस का माहौल, अगर आपको याद हो, तो उस समय लग रहा था कि सीए तुरंत लागू होने वाला है। लेकिन लगातार 2019 के बाद से सीए को लागू करने की जो भी तारीख है वो लगातार
पोस्टपोन होती जा रही है, तारीख आगे बढ़ती जा रही है और इस बात की कोई घोषणा, कोई जो है जानकारी नहीं है कि दरअसल ये कब से लागू होगा, तारीख भी नहीं है। तो ऐसे में मन में शंका उठती है कि क्या पार्टी और सरकार डर गई है? क्या उसको चिंता है जो दिल्ली के दंगे हुए सीए का कानून पास होने के बाद वो इस आशंका में है कि अगर इसे लागू करने की कोशिश की तो देश में सांप्रदायिक माहौल काबू से बाहर हो जाएगा? क्या एनआरसी को इसीलिए पोस्टपोन किया जा रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा। ऐसे समय में जब विपक्ष कमज़ोर है, जब राष्ट्रवाद की भावना प्रबल है, जब लोग सरकार का साथ हर अच्छे बुरे में देने को तैयार हैं, जब कष्ट उठाकर भी लोग सरकार के विरोध में खड़े होने को तैयार नहीं हैं, तब बीजेपी और उसकी सरकार इन मुद्दों पर क्यों कदम पीछे खींच रही है या क्यों आगे बढ़ने का साहस नहीं दिखा रही है, ये समझ से परे है। इसके बारे में कोई कुछ सामने आकर बताने को तैयार नहीं है, कोई लोगों को समझाने को तैयार नहीं है। इसके बारे में कोई भी किसी भी तरह का स्पष्टीकरण न सरकार की ओर से न पार्टी की ओर से। एक चुप्पी है, एक खामोशी है। उस खामोशी के कारण जो है लोगों में धीरे धीरे ये आशंका उनके मन में पैदा हो रही है कि क्या सरकार इस कानून को उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया है? क्या ये प्रोजेक्ट अब ठंडे बस्ते में चला गया है? इस पर कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ देखिए, लेफ्ट लिबरल बिरादरी का पीएमएलए कानून पर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर, इस कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद से निराशा और गहरी हो गई है विपक्षी खेमे में। उनको लग रहा है कि ये उनके ऊपर हमला है। होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के विरोध में उसके खिलाफ कारगर कार्रवाई का रास्ता खुल गया है, लेकिन उनके अंदर निराशा, हताशा है। और सीताराम येचुरी, सीपीएम के नेता, उन्होंने घोषणा की है कि विपक्षी दल इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे और पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बने कानून को क्यों चुनौती देना चाहता है विपक्ष? ऐसा क्या डर है उस कानून से? उस कानून से डर ये है कि विपक्ष का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, कि ये भ्रष्टाचार की जो मीनार खड़ी की थी वो उसकी नींव हिल रही है। ये चिंता है। और मुझे लगता नहीं कि जिस तरह से सरकार के बाद सिस्टम में बदलाव आ रहा है, भले ही धीरे धीरे आ रहा हो, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। और इसी डिस्परेशन का, ये जो विपक्षी खेमे में जो ये डिस्परेशन है, उसी का असर है कि अब सारे पर्दे हट गए हैं। आप कल्पना कीजिए, एक न्यूज़ चैनल जो अपने को निष्पक्ष होने का दावा करता है, उसका एंकर एक आरोपी की ज़मानत देता है। एक फैक्ट चेकर जो फर्जी फैक्ट चेक करता है, जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसकी ज़मानत के लिए पैसा उस चैनल का एंकर देता है। और उस चैनल से कौन निष्पक्षता की उम्मीद कर सकता है? लेकिन दावा तो निष्पक्षता का ही है। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तमाम ऐसे लोग घूम रहे हैं जो ऐसे तत्वों का समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो ये संकट का साथ है, इन सब पर अस्तित्व का संकट है, इसलिए ये साथ हो गए। जैसे बाढ़ में तमाम तरह के जो है सांप, बिच्छू, जितने भी जानवर होते हैं जो एक दूसरे पर हमला करने वाले होते हैं, वो भी एक हो जाते हैं। ये उस तरह की एकता है। और आने वाले समय में ये एकता और बड़ी होगी। आपको राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ और ज़्यादा तेज होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि उनको लगता है कि इसी से शायद बीजेपी को रोका जा सकता है। उनको लगता है कि इसी से एक नया नैरेटिव बनाया जा सकता है। सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने में अभी तक ये बिरादरी जो थी, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा सफल होती थी। अब उस सफलता का परसेंटेज लगातार गिरता जा रहा है। भारत दूसरे देशों से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका कड़ाई से जवाब देने लगा है, मुंहतोड़ जवाब देने लगा है। तो विदेशों से पहले जैसी सहायता, पहले जैसा समर्थन मिलना कम हो गया है। और लेकिन इससे वो रुकने वाले नहीं हैं। उनको मालूम है कि अगर रुक गए तो अभी ख़त्म हो जाएंगे, और बने रहे तो शायद लड़ने की स्थिति में होंगे।
लेकिन देश के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा नए सिरे से बननी चाहिए, कानूनी रूप से। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का साथ दें, समर्थन करें, उनके बचाव में खड़े हों, उनको भी राष्ट्र विरोधी माना जाना चाहिए। लेकिन इस बात की सावधानी रखते हुए कि किसी पार्टी, किसी नेता, किसी सरकार की आलोचना राष्ट्र का विरोध नहीं है। आलोचना, निंदा ये जनतंत्र का हिस्सा है और इसके विरोध में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश के विरोध में जब आप देश को नुकसान पहुंचाने की हद तक चले जाएं तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।